अध्याय 23 खेती स्थापना के साथ वे अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। फिलहाल लियू गैंग की मुख्य जिम्मेदारी सभी को सही रास्ते पर लाने के लिए सैन्य प्रशिक्षण शुरू करना था। मजबूत बनकर ही वह लंबे समय तक जीवित रह पाएगा। उन्हें किन शहर में पहुंचे 1 महीना बीत चुका था और सब कुछ ठीक था। इस समय किन एन किन शियाओयान को पकड़कर मुझे चूमने के लिए वॉच टावर में छिपी हुई है। मेज पर वॉकी टॉकी रखी थी। बीच बीच में गार्डों की हर बात बताने की आवाज आती रहती थी। ये जीवन सचमुच एक स्वप्न जैसा था। अतीत की जेल आज उनके लिए स्वर्ग बन गई थी। वॉच टावर से बाहर देखने पर आसपास के खेतों में कुछ लाशें घूमती हुई दिखाई देती थीं, और ये लाशें पहले से ही विभिन्न समूहों के सदस्यों का वास्तविक लक्ष्य बन चुकी थीं। शूटिंग का अभ्यास करने के अलावा सभी को सैन्य चाकुओं से लाशों को मारने का भी अभ्यास करना था। यहां तक कि लियू वेनहुआन और ली चेन को भी यह सब अनुभव करना पड़ा। सर्वनाश में यदि उसके पास ज़ॉम्बीज को मारने की क्षमता नहीं होती तो वह कैसे जीवित रह पाता। किन शियाओयान ने किन आन की गर्दन को गले लगाया और बहुत संतुष्ट हुई। वह वास्तव में एक छोटी सी महिला थी जो एक ऐसे पुरुष की चाहत रखती थी जो उससे प्यार करता हो और एक स्थिर जीवन चाहता हो। प्रलय से पहले उसे ये सब पता नहीं था, लेकिन प्रलय आने के 1 साल बाद उसे इसका एहसास हुआ। किन शहर में 1 महीने का जीवन खुशी के संदर्भ में व्याख्या किया जाना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। किन आन के विचारशील भाव को देखकर किन शियाओयान ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? किन आन कुछ देर चुप रही और बोली, मैं बाहर जाकर देखना चाहती हूँ। किन शियाओयान थोड़ा असहज हो गया और उसने पूछा, क्या हमारे लिए यहाँ शांतिपूर्ण जीवन जीना अच्छा नहीं है? किन एन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेशक यह अच्छा है। हालांकि मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि क्या बाहर बचे हुए लोग भी हमारे जैसे भाग्यशाली हैं कि उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई है। किन शियाओयान मुस्कुराए और बोली, क्या तुम्हें अभी भी ली यंग याद है और वह अब कहाँ है? किन आन ने स्वीकृति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि ज्यादा बात करने से किन शियाओयान का दिल दुखेगा, लेकिन वह इस बेहद प्यार करने वाली महिला को धोखा नहीं देना चाहता था। किन शियाओयान ने अचानक विषय बदल दिया, परसों मैंने तुम्हें लियू वेनहुआन के नितंबों को देखते हुए देखा था। किन आन का शरीर कांप उठा और वह लगभग स्टूल से गिर पड़ा। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। नहीं, किन आन ने दृढ़ता से इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किन शियाओयान का चेहरा आक्रोश से भर गया जब उसने कहा, यह सही है। अभी इस शहर में केवल 2 महिलाएं हैं और लियू वेनहुआन भी बुरी नहीं है। किन आन के माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था और उसने धीमी आवाज में कहा, समझ जिंदाबाद, समझ जिंदाबाद। लेकिन आप गलत हैं। यह मेरा एक सच्चा आदमी, अच्छे नागरिक, ईमानदार, सुरक्षा, वजन का भक्त हृदय, सिर से पांव तक एक अच्छा नागरिक, एक मजबूत महत्वाकांक्षा के साथ, एक कट्टर नास्तिक, एक आत्मा जो सूर्य के समान गर्म है, वसंत ऋतु जैसा मनमोहक स्वभाव, एक हृदय हिमनद के समान पवित्र, बचपन से माता पिता द्वारा पोषित सद्गुण। ये लवेंडर की तरह है, एक आश्वस्त करने वाली आभा। वह आदमी जो बैंगनी की तरह मुस्कुराता था। नए समाजवादी युग में पले बड़े बिल्कुल अच्छे युवा लोग। वह दूत जिसने प्रलय में प्रसन्नता और उन्नति का मूड बनाए रखा। शक्ति का एक शक्तिशाली स्तंभ जो कभी भी बुरी हवाओं और आभा से नष्ट नहीं होगा। एक अभिभावक जिसने प्रलोभन के सामने थोड़ा सा भी विचार नहीं किया। एक हल्के शरीर वाला मार्शल आर्ट विशेषज्ञ जो फूलों के बीच से गुजरा था लेकिन एक भी पत्ती को नहीं छुआ था। एक अच्छा एथलीट मैदान पर हर 10 सेकंड में 100 मीटर से अधिक दौड़ सकता है। बिल्कुल मासूम लोग, बिना किसी घटिया स्वाद, उबाऊ विचारों, अश्लील भावनाओं के। समय और स्थान में परिवर्तन के कारण वह जूनियर हाई स्कूल में अपना हृदय परिवर्तन नहीं कर सका। एक अच्छा युवा जो हमेशा उच्च नैतिकता, बुद्धि, शरीर और श्रम के सर्वांगीण विकास का प्रयास करता है। ठंडी सर्दियों में मैं ये दिखावा कर सकता हूँ कि सब लोग नशे में हैं और मैं अकेला जागता हूँ। बसंत की हवा में 10 मील, मैं नहीं भूलूंगा कि तुम्हारे घर में एक अमर सदाबहार देवदार के पेड़ पर एक घोंसला है। आपको चीजों को एक कदम आगे ले जाने की जरूरत है, लेकिन आपको स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम होना चाहिए। किन आन की वाक्पटुता के कारण किन शियाओयान पूरी तरह से मारा गया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति जो सर्वनाश से पहले उसे चुपचाप देखता था, वास्तव में बोलने में इतना सक्षम होगा। इतने सारे विशेषणों का उपयोग करते हुए, ये वास्तव में एक साहित्यिक प्रतिभा थी। छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर भविष्य में कोई लड़की तुम्हारे लिए उपयुक्त होगी, तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। आखिरकार दुनिया बदल गई है और पुरुषों के लिए अपने दिल को नियंत्रित करना आसान नहीं है। आह! किन शियाओयान ने अपना सिर किन एन की बाहों में छिपा लिया और कहा, जब मेरी पहली शादी हुई, तो मैंने सोचा, मुझे लियू त्यान्यू के साथ जीवन भर रहना चाहिए। भले ही मैं उससे इतना प्यार न करती हो, लेकिन मुझे अपने परिवार को खुश रखना चाहिए। लेकिन किसने सोचा होगा कि उसने जो कहा वह अच्छा लगा, लेकिन वह मुझे अपनी पीठ पर उठाकर बाहर एक महिला के साथ घूम रहा था। उस समय मैं वास्तव में दुखी थी, ये सोचकर कि मैं अपने जीवन के बाकी हिस्सों में ऐसे ही रहूंगी। सर्वनाश आ रहा है। सौभाग्य से मेरे पास तुम हो। डार्लिंग, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए यदि तुम भविष्य में किसी और महिला से प्यार करते हो, तो मैं उससे निपटने में तुम्हारी मदद करूंगी।
लेकिन तुम्हें मेरी पीठ पीछे ऐसा करने की अनुमति नहीं है, न ही तुम दूसरी महिलाओं की वजह से मुझसे प्यार नहीं करते। किन आन ने इस समय किन शियाओयान की मनोदशा को महसूस किया और उसका दिल दुख गया। वह कहना चाहता था, मैं इस जीवन में केवल तुमसे ही प्यार करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक छोटे से हाथ ने उसके मुंह को ढक दिया। किन शियाओयान की आंखें चमक उठी जब उसने किन एन को देखा और धीरे से कहा, पति, कसम मत खाओ। मुझे विश्वास है कि अब तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये भी कहना चाहती हो कि केवल एक व्यक्ति ही मुझसे प्यार करेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कसम खाओ। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम मुझे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए प्यार करना याद रखो। एक आदमी, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब एक महिला तुम्हें बहकाएगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो कोई पछतावा मत करो। किन आन किन शियाओयान से पूरी तरह प्रभावित था। उसे ये भी महसूस हुआ कि स्वर्ग उसे ऐसी महिला देकर क्या पुण्य दे सकता है। अंत में किन आन ने कसम नहीं खाए और केवल किन शियाओयान के होठों को गहराई से चूमा। वह वास्तव में इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि भविष्य में वह अन्य महिलाओं की सुंदरता से मोहित नहीं होगा। आखिरकार ये पहले से ही दुनिया का अंत था, शांतिपूर्ण सभ्य युग नहीं। लेकिन वह इस बात की गारंटी दे सकता था कि वह निश्चित रूप से किन शियाओयान से जीवन भर प्यार करेगा। जब तक वह उसे छोड़कर नहीं जाती, वह हार नहीं मानेगा। वे दोनों कुछ देर तक रुके और फिर किन आन ने किन शियाओयान को वॉच टावर से नीचे ले जाकर उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया। हाँ, उन्हें भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किन आन ने हमेशा अपनी और किन शियाओयान की विशेष क्षमताओं का अध्ययन किया था। यह विशेष योग्यता उसे उन दो तलवारों के कारण प्राप्त हुई थी, तो क्या वह साधना के माध्यम से अपनी योग्यता बढ़ा सकता था। पिछले महीने किन अन पागलों की तरह अभ्यास कर रही थी। प्रतिदिन जेल के पास जितनी तेजी से हो सके 5 किलोमीटर तक गोलाकार दौड़ें, फिर 1 घंटे तक शरीर को ऊपर की ओर उठाना, पुशअप्स, मेढक कूद आदि करना शुरू करें और तब तक दौड़ें जब तक आप थक न जाएं। एक व्यक्ति की शारीरिक शक्ति की एक सीमा होती है। किन आन की साधना पद्धति थी कि वह खुद को निचोड़कर सुखा ले और उसे सीमा अवस्था में प्रवेश करा दे। जब वह थक जाता और उसे लगता कि वह नरक में गिरने वाला है, तो किन आन खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता। यह इच्छाशक्ति और शरीर के बीच की प्रतियोगिता थी। जब इच्छाशक्ति शरीर से कमतर होती थी, तो किन आन अक्सर थकावट से बेहोश हो जाता था। जब इच्छाशक्ति शरीर को हरा देती थी, तो किन आन अधिक दूर और लंबे समय तक चलने में सक्षम हो जाता था। तब उसकी शारीरिक शक्ति की सीमा बढ़ जाती थी। 1 महीने के समय में किन एन ने अपनी शारीरिक सीमा को 5 बार पार कर लिया था। उसने पाया कि हर बार जब वह अपनी शारीरिक सीमा को पार करता है, तो उसकी ताकत, गति, उछलने की क्षमता और श्रवण दृष्टि में सुधार होता है। हालांकि सुधार छोटा था, फिर भी यह बेहतर हुआ। चूंकि वह इस तरह की साधना के माध्यम से खुद को मजबूत बना सकता था, इसलिए किन अन स्वाभाविक रूप से कड़ी मेहनत करेगा। अभी उसने किन शियाओयान को भी साथ में खेती करने के लिए बुलाया था, लेकिन किन शियाओयान अक्सर अपने शरीर की सीमा तक पहुंचने से पहले भागने में बहुत आलसी थी। किन एन केवल कड़वी मुस्कान दे सकती थी और उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। साधना करने से पहले, जब वे ऊर्जा से भरपूर होते थे, तो वे जेल से बाहर निकलकर साधना करने के लिए ऐसा स्थान चुनते थे जहां कोई उन्हें देख न सके। शुरुआत में वे बहुत तेज दौड़ते थे। उनकी गति चीतों की गति के बराबर थी जो हर समय दौड़ते रहते थे। ये बहुत चौंकाने वाला था। किन एन ने सोचा कि उसके और किन शियाओयान के पास खुद को मजबूत करने की क्षमता है। इसे सभी से गुप्त रखना बेहतर था। ये भी उनका आम विचार था। एक बार जब वे थकान की अवधि में प्रवेश करते हैं, तो वे जेल में वापस आ जाते हैं। यदि थकान की अवधि के दौरान उन्हें बड़ी संख्या में लाश या उत्परिवर्तित लाश का सामना करना पड़ता है, तो ये बहुत खतरनाक होगा। किन शहर में हर कोई बहुत व्यस्त था। हर कोई खुद को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। एक और दिन ऐसे ही बीत गया। जैसे ही लियू वेनहुआन प्रशासनिक भवन से बाहर निकला और सभी को खाने के लिए बुलाने वाला था, वॉच टावर पर ड्यूटी पर तैनात गार्ड कैप्टन वांग जियुआन ने खतरे की घंटी बजा दी। किन आन दिन भर की साधना के बाद पहले से ही बहुत थक चुका था, लेकिन जब उसने खतरे की घंटी सुनी तो उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। यह पहली चेतावनी थी जो उसे इस जेल में मिली थी। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए किन एन वॉच टावर पर चढ़ गया। इससे पहले कि वह ऊपर पहुंच पाता, वांग जियुआन की आवाज उसके सिर के ऊपर से सुनाई दी। उसने घबराते हुए कहा, बॉस, पश्चिम से एक काफिला आ रहा है। धुआं और धूल इतनी घनी है कि यकीन करना असंभव है, लेकिन शायद 1 दर्जन से ज्यादा कारें हैं। वे सभी बड़ी कारें हैं, ऐसा लगता है कि वे काफी लोगों को ले जा सकती हैं। बचे हुए लोग। किन एन को सुखद आश्चर्य हुआ और उसने अपनी गति बढ़ा दी। वह वॉच टावर के बेडरूम से सीढ़ियों से होते हुए टावर के शीर्ष पर चढ़ गया। वांग जियुआन सिर्फ 25 साल का था। दूर से आती गाड़ियों को देखकर वह भी उतना ही खुश था। वह कुछ देर तक मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसा और बोला, बॉस, मुझे आश्चर्य है कि क्या अंदर कोई महिला भी है। किन आन अवाक रह गया और उसने वांग जियुआन को घूर कर देखा। वांग जियुआन ने शर्मिंदगी से सांप का सिर बाहर थूक दिया। सभी लोग 1 महीने से साथ थे और उनका रिश्ता अभी भी बहुत सामंजस्यपूर्ण था। किन एन ने हंसते हुए डांटा और फिर कहा, अगर कोई महिला है तो मैं आपके लिए 2 40 साल के लड़के लाऊंगा। मैं हर रात आपके साथ चलूंगा, 30 साल के भेड़िए की तरह और 40 साल के बाघ की तरह।
मैं देखना चाहता हूं कि क्या दो बाघ एक पहाड़ को समायोजित कर सकते हैं। वांग जियुआन मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसा और फुसफुसाया, वास्तव में सिस्टर लियू बुरी नहीं है। किन एन बहुत खुश थी। तो ये बच्चा भी लियू वेनहुआन के बारे में सोच रहा था। जैसे जैसे वह बोल रहा था, काफिला और करीब आ रहा था। किन एन ने चारों ओर देखा और पाया कि सैकड़ों मीटर की दूरी पर लगातार 20 से कम बड़ी कारें नहीं थी। इन कारों को संशोधित और मजबूत किया गया था और कार के पिछले हिस्से में धुआं उठ रहा था और उनके साथ अनगिनत लाशें छिपी हुई थी। किनान ने वॉकी टॉकी अपने हाथ में पकड़ी और वांग जियुआन से कहा, यही रुको। अगर तुम्हें कुछ दिखे तो गोली मार दो। मैं नीचे जाकर दरवाजा खोलूंगा। ऐसा कहने के बाद वह वॉच टावर से नीचे भागा और वांग जियुआन से दरवाजा बंद करने को कहा। किनान ने दूसरों से संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया और गार्ड के अन्य 3 सदस्यों को आदेश दिया कि वे अन्य 3 वॉच टावरों पर जाएं और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए बीयू बंदूक को पकड़ लें। उसने दूसरों को साथ लिया और अपने हाथ में लाइट मशीन गन थाम ली। उसने एक आश्रय की तलाश की और एक छोटा सा घेरा बनाया। घेरे के बीच में एक बड़ी खुली जगह थी जहां बाहरी लोग पार्क कर सकते थे। 1 महीने के समय में लियू गैंग के प्रशिक्षण के तहत सभी को आग्नेयास्त्रों के उपयोग पर प्रारंभिक समझ हासिल हो गई। किनान की जगह ली जिचुआन ने दरवाजा खोला। आखिर किनान नेता था। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ और किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया गया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सभी लोग थोड़े घबराए हुए थे। दरवाजा खुला था, बाहरी लोगों के अंदर आने का इंतजार कर रहे थे। अध्याय 24 बाहरी व्यक्ति। उनके सामने जेल एक छोटे शहर की तरह थी। शहर की ऊंची दीवारें और उनके द्वारा घेरे गए विशाल स्थान ने गाड़ी में बैठे सभी लोगों को चौंका दिया और खुश भी किया। लीना पहली गाड़ी में बैठी और सामने खुले दरवाजे की ओर देखा। उसने हाथ हिलाकर काफिले को रुकने का आदेश दिया। कार चला रही लड़की का नाम लियू डेन था। उसने उत्सुकता से कहा, टीचर, क्या हम अंदर नहीं जा रहे हैं? उनका पीछा कर रहे ज़ॉम्बी शायद उन्हें ज्यादा दूर तक नहीं खींच पाएंगे। बेशक लीना जानती थी कि इस समय वे किस मुश्किल का सामना कर रहे थे। हालांकि वह, जो पहले ही 3 बचे हुए लोगों के सभास्थल पर जा चुकी थी, जानती थी कि सभास्थल अभी कितना अव्यवस्थित था और उसके सामने एक जेल थी। लीना को यकीन नहीं था कि अंदर किस तरह का व्यक्ति था। अगर वह कोई अपराधी था, अगर वह कोई बेहद शातिर व्यक्ति था, तो क्या ये भेड़िए के घोंसले को छोड़कर बाघ की मांद में प्रवेश करने जैसा नहीं होगा। उसके बगल में 30 साल का एक आदमी बैठा था। उसके सिर पर बाल नहीं थे और वह गंजा था। उसकी त्वचा बहुत काली थी और उसका रूप बहुत भयंकर था। उसकी बाहों में एक बहुत ही खूबसूरत महिला भी थी। इस अध्याय में एक विज्ञापन डाला गया है, सड़क पर एक अद्वितीय बहन द्वारा नजर डाले जाने की भावना का वर्णन करें। आप पुस्तक समीक्षा क्षेत्र में एक संदेश छोड़ सकते हैं। एक पांडा की भावना है, मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। काफिला रुका देखकर गंजे आदमी ने असंतुष्ट होकर कहा, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पीछे पड़े लाश तुम्हें खा जाए? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी नीचे फेंक दूंगा। लीना ने भौहें सिकुड़ी और गहरी सांस ली। अब जब वह दयनीय स्थिति में थी तो डरने की क्या बात थी। रुको और लाश का सामना करो, तुम सिर्फ मर सकते हो और अगर तुम अंदर जाओ तो बचने का मौका अभी भी है। ड्राइव करो, लीना ने लियू डेन को आदेश दिया। उनके नेतृत्व में काफिला व्यवस्थित तरीके से जेल में दाखिल हुआ और खुले स्थान पर पंक्तिबद्ध हो गया। लीना ने घबराकर कार की खिड़की पर झुककर बाहर देखा। उसने देखा कि जेल में खेल का मैदान बहुत बड़ा था। उसने पहले कभी इतनी बड़ी जेल नहीं देखी थी। ठीक इसी समय उसने देखा कि उसके आसपास के कुछ बंकरों के पीछे कोई व्यक्ति मशीन गन पकड़े हुए काफिले पर निशाना साध रहा था। लीना का दिल और भी घबरा गया। जब सभी गाड़ियां जेल में प्रवेश कर गईं, तो ली जिचुआन ने जेल के गेट को बंद कर दिया और काफिले के सामने चक्कर लगाते हुए काफिले के प्रभारी व्यक्ति के उससे मिलने के लिए नीचे आने का इंतजार करने लगा। कार में बैठे गंजे आदमी ने भी देखा कि कुछ लोग काफिले पर मशीन गन तान रहे थे। वह भी एक पल के लिए घबरा गया, क्योंकि कुछ बीयू गन और पिस्तौल के अलावा उनके पास कोई और आग्नेयास्त्र नहीं था। जाहिर है, उपकरणों के मामले में वह उनसे एक स्तर से भी अधिक पीछे था। गंजे आदमी ने महिला को दूर धकेल दिया और लीना की तरह खिड़की से उसे देखा। उसे ज्यादा लोग नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ 1 दर्जन लोग थे, लेकिन उनमें से हर एक के हाथ में मशीन गन थी। इस तरह का प्रतिरोध बहुत शक्तिशाली था। ली जिचुआन को अपने सामने देखकर गंजे को एहसास हुआ कि ये दूसरी पार्टी का नेता हो सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पलटकर लीना की गांड पर लात मारी। फिर उसने कहा, नीचे जाकर देखो। उनसे कहो कि हमें आराम करने के लिए जगह दें। हम उन्हें बदले में महिलाएं और सब्जी के बीज दे सकते हैं। तुम उन्हें बता रहे हो कि हमारे पास भी बहुत सारी बंदूकें हैं, इसलिए वे हमें खाना नहीं चाहते। लीना ने कुछ हद तक घृणित भाव प्रकट किया। उसने सफेद टाइट जीन्स पहनी थी। गंजे द्वारा लात मारे जाने के बाद उसके नितंब पर एक बदसूरत पदचिह्न रह गया था। लीना के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कार का दरवाजा खोला और ली जिचुआन की ओर चल पड़ी। चलते चलते उसने अधेड़ उम्र के आदमी को परखा और उसकी पसंद और अच्छाई बुराई का अंदाजा लगाया। ली जिचुआन बहुत शांत था, लेकिन जब उसने कार से उतरी महिला को देखा तो वह दंग रह गया। यह महिला लगभग 30 साल की थी। उसके बाल और कंधे लंबे थे। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी और वह वास्तव में बहुत सुंदर थी।
जब ली ना ली जिचुआन के करीब चली गई तो ली जिचुआन को होश आया और उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, मुझे अपनी स्थिति के बारे में बताओ। कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, कितने हथियार, वे कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, और क्या आप इस टीम के नेता हैं? किन एन और अन्य लोगों ने पहले से ही इन शब्दों के बारे में सोचा था। इस सर्वनाश में कभी कभी लोग ज़ॉम्बी से भी ज्यादा भयानक होते थे। इसलिए किन शहर में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों के लिए उन्हें सख्ती से जांचना पड़ता था, तभी वे अंततः ये तय कर पाते थे कि उन्हें जाना है या रहना है। ली ना ने अपनी मुस्कान को मिलनसार बनाने की पूरी कोशिश की और कहा, नमस्ते। हम पेनांग काउंटी से हैं। मूल रूप से वहां 10,000 से अधिक बचे हुए लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन कुछ दिन पहले लाशें उनकी सुरक्षा को तोड़कर गिर गईं। हम सभी भागकर यहां आए हैं। हमारे पास 22 परिवर्तित वाहन हैं, कार में 100 से अधिक पुरुष थे, 300 से अधिक महिलाएं, दर्जनों बीयू बंदूकें और कुछ हैंडगन हैं। हमारा नेता तियान हु है। मैं कार में ली ना हूं। मैं इस टीम की वर्तमान दूसरी कमान हूं। हम बस शरण लेने के लिए यहां से भागे हैं। यदि आप हमें रहने और इसे ठीक करने के लिए सहमत हैं, तो हमारे पास आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए महिलाएं, सब्जी के बीज और कुछ भोजन है। ये सुनकर ली जिचुआन थोड़ा हैरान रह गया। किन एन और किन शियाओयान मिट्टी के थैलों से बने बंकर में छिप गए। जब से ली ना कार से उतरी थी, किन एन की नजरें उस पर से हटी ही नहीं थी। किन शियाओयान ने देखा कि किन आन असामान्य थी। खूबसूरत महिला को देखकर किन शियाओयान को थोड़ी जलन हुई। फिर भी उसने किन आन के कान में झुककर उससे कहा, क्या हुआ? तुम्हें यह महिला पसंद आ गई है? किन आन ने अपना सिर हिलाया और किन शियाओयान से कहा, क्या तुम्हें याद है कि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तो मैंने तुम्हें मूर्ख कहे जाने के बारे में क्या कहा था? किन शियाओयान ने अपना सिर हिलाया और अचानक चौंक कर बोली, जिस सहपाठी के बारे में तुमने कहा था कि तुम कैटरपिलर खाने पर शर्त लगा रहे हो, क्या वह वही हो सकती है? किन आन मुस्कुराई और बोली, अगर वह नहीं थी तो और कौन हो सकता है? वह उन दो महिलाओं में से एक है जिनसे मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। किन शियाओयान ने संदेह से पूछा, और कौन है? क्या ये ली यंग है या मैं? किन आन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यहाँ एक और व्यक्ति है जिसका नाम तांग यू है, जो हमारी कंपनी का महाप्रबंधक है। ये कहने के बाद वह खड़ा हुआ और अपने हाथ में मौजूद हथियार को किन शियाओयान की ओर फेंक दिया। फिर वह बनकर से बाहर निकला और ली जिचुआन के पास गया। उसने लीना की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारी औरतों को सामान की तरह बदला जा सकता है? क्या तुम उन्हें बदलने जा रही हो? ली ना उस आदमी को देखकर थोड़ा चौंक गई जो अचानक बाहर चला आया था। यह आदमी परिचित लग रहा था, लेकिन वह बहुत अपरिचित था, जिससे ली ना एक पल के लिए अवाक रह गई। कुछ देर बाद उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन उसका भाव बहुत शांत था। यह आदमी बहुत ही लापरवाह था। यह देखकर लगा कि इस जेल में उसका दर्जा कम नहीं होना चाहिए। शायद वह असली नेता था। ली ना ने अपने दांत पीसते हुए सिर हिलाया, जरूर। हमारी टीम की सभी महिलाओं को 63, 17 या 18 वर्षीय छात्राओं को छोड़कर बदला जा सकता है। आप हमें सुरक्षा प्रदान करें और हम आपको खुशी देंगे। बोलते समय वह जोर से मुस्कुराए। वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराए, मीठी मुस्कुराए और खूबसूरती से मुस्कुराए। किन एन दंग रह गया। ली ना को देखे हुए उसे 10 साल हो गए थे। क्या ये वही टॉमबॉय थी जिसे वह याद करता था? क्या वह पहले ही बदल चुकी थी, या उसने सर्वनाश के वर्ष में बहुत कुछ अनुभव किया था? किन एन ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे पास मेरे साथ आदान प्रदान करने की योग्यता नहीं है। अभी तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं। पहला, हमारी निगरानी और जांच को स्वीकार करो। जो लोग शर्तों को पूरा करते हैं वे रह सकते हैं, जबकि जो नहीं करते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा, कार में बैठो और तुरंत चले जाओ। तुम्हारे जीवन और मृत्यु का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि तुम देख सकते हो, हमारी मारक क्षमता बहुत मजबूत है। जेल के 4 पैर वाले वॉच टावर में अभी भी स्नाइपर हैं। तुम्हारे पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? ये तुम्हारी पहुंच में है। ली ना के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मैं अपने नेता से पूछना चाहती हूँ। किन आन ने सहमति में सिर हिलाया। ली ना कार में वापस आए और उसने किन आन का अनुरोध उस गंजे व्यक्ति को बताया, जिसका नाम तियान हु था। तियान हु ने भौहें सिकोड़ी। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो अधिक चतुर था। उसने इस टीम का नेता बनने के लिए अपनी मजबूत मार्शल शक्ति और कठोर शैली पर भरोसा किया। उसे नहीं पता था कि वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए। बाहर लाशें थीं, और अगर वे विरोध करना चाहते थे तो वे उनसे तुलना नहीं कर सकते थे। उन्हें क्या करना चाहिए? तियान हु ने ली ना की ओर देखा और पूछा। ली ना इस टीम की दूसरी कमान इसलिए बन पाए क्योंकि उसके पास अच्छी संगठनात्मक नेतृत्व क्षमता थी और तियान हु उसे सैन्य सलाहकार मानता था। ली ना ने एक पल सोचा और तियान हु से कहा, मुझे लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए। अभी कोई विकल्प नहीं है। अगर हम जेल भी चले जाएं, तो भी मरने से बेहतर है। तियान हु बहुत उदास हो गया और उसने डांटा, लानत है। तो चलो पहले ये करते हैं। मुझे उनकी बंदूकें छीननी होंगी और उन सभी को मारना होगा। ली ना ने तियान हु की बातों को नजरअंदाज कर दिया और किन आन के अनुरोध पर सहमति जताते हुए फिर से कार से उतर गई। किन एन ने सिर हिलाया और पीछे हाथ हिलाया। लियू गैंग 4 लोगों के साथ एक बैग लेकर चला आया।
जब वे किन आन के पास पहुंचे तो उन्होंने बैग फेंक दिया और धातु के टकराने की आवाज निकाली। किन आन वहां गया, बैग खोला, एक जोड़ी हथकड़ी निकाली और फिर ली ना को हथकड़ी लगाने के लिए मुड़ा। ली ना चौंक गई और उसने विरोध करना चाहा, लेकिन लियू गैंग ने पहले ही ली ना के सिर पर हल्की सबमशीन गन तान दी थी। ली ना इतनी डर गई कि उसने तुरंत अपनी सारी हरकतें बंद कर दी। किन आन ने कुछ देर तक ली ना के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर ली ना के शरीर को ऊपर से नीचे तक महसूस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ली ना का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे किन आन को स्वतंत्रतापूर्वक घूमने की अनुमति मिल गई। अंत में ली ना की कमर पर किन एन ने एक खंजर पाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने अपना मुंह ली ना के कान के पास रखा और फुसफुसाया, तुम मेरी हो। ली ना का शरीर और भी ज्यादा कांप उठा, लेकिन वह प्रतिरोध करने में असमर्थ थी। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा दृश्य देखा था। यह सर्वनाश केवल पुरुषों के लिए मौत हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह एक भयानक नरक था। फिर लियू गैंग ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे काफिले के लोगों को एक एक करके कार से बाहर निकालें, फिर उनके शरीर की तलाशी लें, उनके हथियार उतार दें, और फिर टीम के सदस्यों द्वारा उन्हें ब्लॉक सी की जेल में ले जाया जाए। इनमें से कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ स्तब्ध थे, और उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में उनका क्या इंतजार है। सभी को कैद करने के बाद अलर्ट हटा लिया गया और किन शहर के सभी लोग अपने अपने रक्षात्मक स्थानों से बाहर चले गए। किन एन ने ली ना की बांह खींची और बाकी सभी के साथ प्रशासनिक भवन में लौट आए। लियू वेनहुआन ने पहले ही रात का खाना तैयार कर लिया था और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। किन आन ने ली ना के हाथ की हथकड़ी खोली, ली ना के सामने इंस्टेंट नूडल्स का एक टुकड़ा रखा और कहा, खाओ। ली ना बहुत हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन अन उसे अकेले यहाँ क्यों लाया है। किन शियाओयान की बात करें तो वह अपनी आंखों से ली ना को देखती रही। उसका चेहरा और भी गहरा होता गया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो।